अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड वेब मौज़ूम फ़क्र में खुशामदीद। मसले कश्मीर के हल के नाम पर उस सियासी हुकूमत को इस्तेकाम देने की कोशिश की जा रही है जो अपने पैरों पर वज़न डालने की कायल ही नहीं और ना ही वज़न डालने की हिम्मत और सख्त रखती है। और इसकी हमने कुछ ज़्यादा दूर की मिसालें देखने की ज़रूरत नहीं। भी हालिया दिनों के गुज़िश्ता 15-20 दिन की अगर 2-3 मिसालें मैं आपके सामने पेश करूँ तो आपको सामने पूरा मंजर वाज़ेह हो जाएगा। अभी चंद दिन की बात है, मुल्क के अंदर चीनी की किल्लत थी और हमने भारत से चीनी की दरामद करने का फ़ैसला किया और ख़ुद वज़ीर तजारत इमरान खान न्याज़ी साहब ने उसकी समरी भेजी है वज़ीर आज़म इमरान खान को कि जनाब हमें भारत से 5 लाख टन चीनी को इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए, जिस पर वज़ीर तजारत ने समरी मंजूर की और ईसीसी को भेजी। ईसीसी ने उस समरी के ऊपर ऑर्डर पास किए, उस पर नो ऑब्जेक्शन दिया और हतमी मंजूरी के लिए भेज दिया काबीना को, जहाँ पर जो है वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर तजारत इमरान खान की समरी को और ईसीसी के फ़ैसले को काबीना में पेश किया तो वहाँ पर हो गया एतराज़ात और शदीद किस्म के एतराज़ात हुए कि जनाब ये कैसे कर रहे हैं, कश्मीर का मसला है, फ़लाँ है। लिहाजा इमरान खान साहब को वो फ़ैसला वापस लेना पड़ा और उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर तजारत इमरान खान से माज़रत कर ली कि भाई हम ये तेरे कहते पे हम इंडिया से चीनी नहीं मंगा सकते। तो जहाँ पर हम चीनी के लिए एक इतना सा दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके अपनी कैबिनेट का और थोड़ा सा प्रेशर सोशल मीडिया का, तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि बड़े फ़ैसले पर, बड़ी डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट पर, बड़े खारजी महाज पर आने वाले किसी भी चैलेंज पर ये हुकूमत किस तरह अपने पैरों पे वज़न डाल सकती है। यार ये तो जहांगीर तरीन के 40 लोगों के एक ग्रुप के सामने नहीं खड़े हो सकते, तो बाकी उन्होंने क्या करना है। एक छोटी सी एक और मिसाल देता हूँ आपको। जहांगीर तरीन साहब ने एक लंबी सी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक नहीं, दो नहीं, 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शो ऑफ पावर किया और उसके बाद उन्होंने अदालत पर पेशी के मौके पर बड़े मुस्कुराते हुए कह दिया कि इस्लामाबाद से मुझे ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं। तो उस दिन जब वो ये ठंडी हवा के झोंके लेने के बाद अदालत के अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ पर FIA का जो वकील है वो ये कहता है कि हम जहांगीर खान तरीन साहब के ख़िलाफ़ जो हमने FIRs दर्ज कराई हुई हैं मनी लॉन्ड्रिंग की, ख़ास तौर पर हम उस FIR में से ये जो फेक अकाउंट्स बनाने वाला जो एक इल्ज़ाम है ये हम वापस लेते हैं। ये इल्ज़ाम गलती से आयद हो गया, यानी कि उन्होंने वो जो मनी लॉन्ड्रिंग वाले पूरे का पूरा मुकदमा था उसमें से रूह निकाल ली, क्योंकि फ़ेक अकाउंट्स बनाए बगैर मनी लॉन्ड्रिंग पॉसिबल नहीं है, हो नहीं सकती। अगर हम देखें आसिफ जरदारी साहब के ख़िलाफ़ जो ये फ़ेक अकाउंट्स का केस चल रहा है वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पैसे इस्तेमाल होते हैं ना, इस अकाउंट से इस अकाउंट में गए, X से Y को गए, Y से Z को गए, उसके बाद बाहर चले गए। शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो TTs चल रही हैं वो इसी मामले के लिए चल रही हैं। तो खैर ये लोग हैं जो अपने पैरों पर वज़न नहीं डाल सकते, लेकिन इसके बावजूद अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी फ़ौज ये समझती है कि ये इस मसले कश्मीर के हल के लिए या मसले कश्मीर के हल होने तक और अफ़गानिस्तान के मसले के हल होने तक मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए, जो होना चाहिए, तो उसके लिए एक ऐसी हुकूमत भी होनी चाहिए जो कम अज़ कम आवाम की नुमाइंदगी भी करती हो और अपने पैरों पर वज़न डालने की अहलियत भी रखती हो। ये सिर्फ 2 छोटी छोटी मिसालें मैंने आपको दी जिससे आपके सामने बड़ी क्लैरिटी के साथ ये चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि ये हुकूमत किसी भी तरीके से अपने पैरों पर वज़न डालने के लायक नहीं है। लिहाजा अब जो इस्टेब्लिशमेंट है या फ़ौज है उसको अब ये चाहिए कि अपने इन मकासद के हसूल के लिए भी थोड़ा सा और यकसू हो, क्योंकि जो आर्मी चीफ़ हैं उनकी होने वाली जो मीडिया ब्रीफिंग थी, ऑफ द रिकॉर्ड मीडिया ब्रीफिंग, उसने भी कई मामलात पर सवालात खड़े भी कर दिए हैं और कई मामलात पर क्लैरिटी भी दे दी है। मिसाल के तौर पर जहाँ पर सवालात खड़े हुए हैं वो हम पहले इस पर बात कर लेते हैं, जहाँ पर क्लैरिटी आई है हम उस पर बाद में बात कर लेते हैं। पहला सवाल ये खड़ा हुआ है कि आर्मी चीफ़ को ही ऑफ द रिकॉर्ड मीडिया ब्रीफिंग की ज़रूरत क्यों पेश आई। क्या वजह थी कि आर्मी चीफ़ ने अपना जो पब्लिक रिलेशनिंग का फोरम है उसको यूटिलाइज़ नहीं किया, उसके ज़रिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम मीडिया और पाकिस्तानी अवाम तक अपनी बात नहीं पहुंचाई, उनको चंद सेलेक्टेड लोगों का सहारा लेकर ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू करके लोगों को इस पूरे जो मंजरनामा है उसे आइसोलेट करने की क्यों ज़रूरत पेश आई। क्या वजह है? क्या इस मुल्क के अवाम को इस बात का हक़ नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें और वो इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें जो दुरुस्त और प्यूरीफाइड इंफॉर्मेशन हैं? क्योंकि ऐसा ना होने की वजह से जो आर्मी चीफ़ की तरफ से
जो ब्रीफिंग हुई है उसके बाद से एक स्पेकुलेशंस का भी एक तूफ़ान खड़ा हो गया। हर बंदा अपनी अपनी वो तशरीह कर रहा है और बहुत सारी बातें एक जैसी भी हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो एक दूसरे से डिफ़र करती चली आ रही है। तो इससे एक एम्बिग्विटी क्रिएट होती है, कन्फ्यूजन क्रिएट होती है और उसके बाद फिर जो सीना गदर चलते हैं वो उसका नतीजा बन जाता है फेक न्यूज़। तो मेरा ये ख्याल है कि इस मामले पर एक प्रॉपरली उनको चाहिए था कि वो अगर उन्होंने करनी थी मीडिया ब्रीफिंग तो अपने ऑफिशियल फोरम को यूज़ करते हुए इस पर बात करनी चाहिए थी। दूसरा ये कि पॉलिटिकल सवालात वहाँ पर किए गए उनसे बहुत ज़्यादा, और पॉलिटिकल सवालात के उन्होंने बहुत ज़्यादा खुल के जवाब भी दिए, क्योंकि खुला ये सेशन था, चूँकि ऑफ द रिकॉर्ड सेशन था, लिहाजा उनको इस बात की कोई खौफ नहीं था कि मेरी बातें बाहर चली जाएंगी। और मीडिया भी पाबंद था, उसने ये कह दिया था कि हम ये गुफ्तगू को बाहर नहीं लेके आएंगे। लेकिन उसके बावजूद आपको पता है कि जब गपशप के अंदर चीज़ें इतनी बड़ी गुफ्तगू और इतना बड़ा स्टेज सेट हो तो फिर थोड़ी बहुत चीज़ें तो बाहर निकल आती हैं। तो वो बातें बाहर निकली तो उससे भी चीज़ें पता चल गई। अब के जो हमारी फ़ौज है वो उनका ये कहना है कि हम सिलेक्टेड हुकूमत के साथ खड़े हैं, लेकिन अगर ये गिरती है तो हम इसको संभालना नहीं देंगे। तो यहाँ पर वो नुक्ता है जो थोड़ा सा समझने का है कि ये वो लॉलीपॉप है या ये वो आसरा है जो अपोजिशन को भी कराया गया है कि टा सकते हो तो टा दो, सानू कोई परवाह नहीं, हमारा ये जाने और आप जाने, हम इस पर गैर जानबदार है। लेकिन हमने देखा है कि ऐसे मामला के अंदर रिसेंटली तो ख़ासी मदद की गई है, बेल आउट किया गया उनको अच्छा खासा, और भी देखते हैं कि आगे ये क्या है। क्योंकि ये मेरा ख्याल है ये वही मामला जो आज़िज़ ज़रदारी साहब को कहा गया था कि आप ये जो काम है ये कर दें और आपको मुनासिब वक्त पर मतलूबा सहूलत फ़राहम कर दी जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि ये अभी तक वो मतलूबा सहूलत के लिए मतलूबा वक्त का इंतज़ार करने का अभी तक उसी पॉलिसी पर हमारी इस्टेब्लिशमेंट गामज़ान है। दूसरा आ जाता है कश्मीर का इशू। कश्मीर के इशू के लिए ये कोई पहली कोशिश नहीं है जो हो रही है। जनरल बाजवा साहब जो कोशिश कर रहे हैं या उनकी जो इदारा है वो जो कोशिश कर रहा है, मतलब दैट इज़ नॉट द फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट टू रिजॉल्व कश्मीर इशू। इससे पहले भी बेशुमार कोशिशें हो चुकी हैं, सियासी क़ुव्वतों ने तो बहुत ज़्यादा कोशिशें की, और बेहतर था कि ये मामले को हम उस वक़्त ही हल कर लेते जब शिमला अकॉर्ड किया था भुट्टो साहब ने, और उसके बाद जो दूसरी डेवलपमेंट आई थी वो नवाज शरीफ साहब के टेन्योर में आई थी जब ऐलान लाहौर किया गया था। और वो उस वक़्त एक आइडियल एटमॉस्फेयर बन चुका था, उससे बढ़कर अच्छा एटमॉस्फेयर किसी भी जगह पे मौजूद नहीं था। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ऐसे रिलेशनशिप्स, एक आइडियल रिलेशनशिप का मैंने जो दौर विटनेस किया था वो उससे ज़्यादा अच्छा और उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाला माहौल नहीं बन सकता। तो अगर हम उस माहौल को कारगिल की नज़र करके ज़ाया कर सकते हैं तो इसका मतलब यह कि हमें अभी भी कुछ ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं होना चाहिए। और वज़ीर ख़ारजा का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, इस प्रेस ब्रीफिंग के बाद जो आर्मी चीफ़ ने की, वज़ीर ख़ारजा का इज़हार लाताल्लुकी भी बहुत बड़े सवालात उठाता है। उन्होंने कहा जनाब हमारे तो अभी तक कोई रब्ता नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वो पोजीशन एज़ इट इज़ मौजूद है। जब तक 5 अगस्त का इक़दाम इंडियन गवर्नमेंट वापस नहीं लेती हम उनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। जहाँ तक बात रहती है ये जो इंटेलिजेंस राब्ते हैं ये चलते रहते हैं और इनको चलते रहना चाहिए। सियासी मामलात पर उन्होंने कहा कि इमरान खान हमारी बात नहीं मानता। इमरान खान हमारी बात नहीं मानता क्योंकि हम अगर सियासी मामलात पर इतने ज़्यादा असर और रसूख रखते होते तो हम उस्मान बुज़दार को ना चेंज करवा देते, जिसके बारे में हमने कई मरतबा देखा कि ये तजवीज़ दी कि आप इसको चेंज कर दें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो हमारी तो वो ये वैल्यू है कि वज़ीर आज़म उस्मान बुज़दार को हटाने के लिए हमारी बात नहीं मानते। तो ये उन्होंने एक अपनी मासूमियत के लिए, अपनी बेगुनाही के लिए एक तासुर दिया। लेकिन ये बात तो तय है कि वहाँ पर क्या क्या मामला और क्या क्या सीन चल रहे थे। लेकिन जो सियासी माहौल पे हमें अब कुछ चीज़ें समझ आ गई हैं कि PDM क्यों टूटा, किस वजह से। उस प्रेशर के टाइम पर जब इमरान खान की हुकूमत पर भरपूर प्रेशर मौजूद था, PDM के गबारे से हवा निकाली गई और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि मौजूदा सेटअप को 2023 तक बरकरार रखने का फ़ैसला हो चुका था, लिहाजा इस गुब्बारे से हवा निकाल दी गई। और उसके बाद वो जो एक पोटेंशियल थ्रेट बनता जा रहा था PDM इमरान खान की गवर्नमेंट के लिए, तो वहाँ से वो ख़त्म हो गया। मरीम साहब और नवाज शरीफ साहब अपने हालिया दिनों के अंदर देखा जब शहबाज शरीफ साहब की राब्तों के बातचीत चल रही थी, जेल में मुलाकातों की ख़बरें भी आ रही थी, तो उसके बाद हमने देखा है कि उसके बाद की जो डेवलपमेंट है कि नवाज शरीफ साहब और मरीम साहब अब कुछ ज़्यादा अग्रेसिव
अब बात नहीं कर रहे, नाम नहीं ले रहे, और कुछ खामोशी भी तारी उनकी तरफ से हुई है। और शहबाज शरीफ साहब अब थोड़ा सा सामने आकर उन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर इंटरवीन करना शुरू किया। आज PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास भी है, देखते हैं उसमें वो क्या फ़ैसले करते हैं और क्या फ़ैसले नहीं करते। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर ये जो PDM का टूटना है, ये इस बात की गवाही देता है कि हमारी जो पॉलिटिकल एलीट थी, इस सारी की सारी जो PDM में शामिल थी, वो इस सारे ड्रामे में, इस सारे मामले में ऑन बोर्ड थी। चाहे वो पीपल्स पार्टी थी, चाहे वो नून लीग थी, चाहे वो JUI थी, ये तमाम के तमाम लोग ऑन बोर्ड थे और ये मिली भगत के ज़रिए ये सारा कुछ हुआ है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि ये मामला ऐसे नहीं ऐसे हो जाएंगे। तो ये ख़ुद अभी रिसेंटली जो दौरे किए हैं इन्होंने खलीज के और मिस्र के, ये किस लिए थे? यहाँ पर भी ऐसी ही डेवलपमेंट्स हो रही थी, क्योंकि जो इस वक्त UAE है वो इन मुज़ाकरात के अंदर अच्छा खासा फैसिलिटेटर भी बन चुका है। तो फ़ौज इस वक्त मुल्क के अंदर किसी भी लिहाज का अदम इस्तेहकाम नहीं चाहती और मुआशी इस्तेहकाम चाहती, और मुआशी इस्तेहकाम के लिए ही शौकत तरीन साहब को इंडक्ट किया गया है और उन्हीं के कहने पर माशी टीम को दोबारा रीबिल्ड किया जा रहा है और ये हदायत जारी कर दी गई हैं। ये बात वाज़ेह तौर पर बता दी गई है कि इस टीम को काम करने का मौका दिया जाए, और अगर ये टीम डिलीवर नहीं कर सकेगी तो उसके बाद फिर कोई और सख्त, हतमी, नरम गरम कुछ भी दाएं बाएं का फैसला किया जाएगा। तो लिहाजा जून तक के मामला तो ऐसे के ऐसे ही चलेंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम का ताल्लुक अमूमी सियासी रवैयों से होता है। इस्तेहकाम का ताल्लुक होता है आपकी पॉलिसी से, इस्तेहकाम का ताल्लुक होता है मेरे और आपके इत्मीनान से। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो फ़ौज जितनी मर्ज़ी ताकतवर क्यों ना हो, वो इस्तेहकाम नहीं ला सकती और आ भी नहीं सकता, क्योंकि ये 3 फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये 3 फैक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है। और क्या ये 3 फैक्टर्स हमारे पास मौजूद हैं जिससे इस्तेहकाम आ सकता है? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।